हेलो लर्नर, मैं हूँ रिचा। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी इस यूट्यूब चैनल पर, दैट इज यूजीसी नेट जीआरएफ बाय रिचा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जो कि 2021 के क्वेश्चन हैं और जो कि हमारा सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन यूनिट के हम 10 क्वेश्चन जो पेपर 1 के हैं वो यहाँ पर शेयर करने वाले हैं। आराम से हम 10 कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलेंगे विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें कहता है एवरी ईयर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया सेलिब्रेट द नेशनल प्रेस डे। अब नेशनल प्रेस डे किस दिन मनाया जाता है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ये बहुत ही स्टैटिस्टिक क्वेश्चन है, इसमें इतना समझने की कोई बात नहीं है। तो जो नेशनल प्रेस डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है 16th ऑफ द नवंबर को। ठीक है, नेशनल प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया वॉज फाउंड इन 1966। ये इतना याद करने की जरूरत नहीं है, ये पूछा गया है, ये आप लिख सकते हैं और इसमें ऐसी कोई बहुत खास बात नहीं है। नेशनल प्रेस डे जो है एक सिंबल है जहाँ पे फ्री रिस्पॉन्सिबल प्रेस इंडिया की बात होती है। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस क्वेश्चन में वो डेट दी ही नहीं गई जिस डेट को सेलिब्रेट किया जाता है। डेट इज 16th नवंबर, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं। तो यहाँ पर क्या था, ये सभी के लिए आंसर मार्क था, मतलब कि इसको स्टार क्वेश्चन कहते हैं। और यहाँ पर जो आपका आंसर है वो 16th नवंबर है, जो कि इस ऑप्शन में कहीं पे भी नहीं दिया गया है। तो इसके आंसर के जो वैल्यू है वो सभी को मिलती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें है कि विच न्यूज़पेपर लोगो बियर दी लेट ट्रुथ प्रिवेल। ठीक है, ये किसका टैगलाइन है, मतलब कौन से न्यूज़पेपर पे ये लोगो लिखा रहता है, लेट ट्रुथ प्रिवेल। ठीक है, तो इन सभी को समझ लेते हैं। तो सभी की टैगलाइन क्या है, द टैगलाइन ऑफ द स्टेटमैन न्यूज़पेपर। स्टेटमैन न्यूज़पेपर की जो टैगलाइन है वो क्या है, पीपल पार्लियामेंट ऑलवेज इन सेशन। ठीक है, स्टेटमैन टैगलाइन जो यहाँ पे जो चार ऑप्शन दिए ना, द स्टेटमैन, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द ट्रिब्यून और द हिंदू, इन सभी को समझ लेते हैं। तो जो स्टेटमैन की है टैगलाइन उसको लिख लीजिए, पीपल पार्लियामेंट ऑलवेज इन सेशन। सेकेंड जो पेपर है यहाँ पर क्या है, द टैगलाइन ऑफ ट्रिब्यून न्यूज़पेपर, उसकी है वॉइस ऑफ द पीपल। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। एंड थर्ड यहाँ पर है द टैगलाइन ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर की, जो द हिंदू न्यूज़पेपर आता है, द हिंदू न्यूज़पेपर, उसकी टैगलाइन क्या है, इंडियंस नेशनल न्यूज़पेपर सिंस 1978। ये आप नोट डाउन कर लीजिए। एंड द फोर्थ इज टाइम्स ऑफ इंडिया। तो टाइम्स ऑफ इंडिया की जो टैगलाइन है वो है लेट ट्रूथ प्रिवेल। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की टैगलाइन है। ठीक है, इट इज द थर्ड लार्जेस्ट न्यूज़पेपर। जो टाइम्स ऑफ इंडिया है वो थर्ड लार्जेस्ट न्यूज़पेपर है इंडिया का बाय सर्कुलेशन एट दी लार्जेस्ट सेलिंग इंग्लिश लैंग्वेज डेली इन दी वर्ल्ड। इंग्लिश लैंग्वेज में जो सेल करने वाला न्यूज़पेपर है वो लार्जेस्ट है। ठीक है, तो ये चारों की आप टैगलाइन नोट डाउन कर लीजिए और इसको एक दो बार पढ़ लीजिएगा बस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि थर्ड क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, द इमर्जिंग फील्ड ऑफ मास कम्युनिकेशन रिसर्चर पॉल हार्सफील्ड ने प्रूव्ड टू बी सेमिनल थिंकर। यहाँ पे सेमिनल थिंकर की बात की है, एंड रिसर्चर इन व्हाट वे। तो इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये जो यहाँ पर पॉल हार्सफील्ड है, इनके बारे में समझ लेते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है जो अभी ये मास कम्युनिकेशन आप देखें तो ये कोई बहुत पुरानी टाइम से ये फील्ड नहीं आई है, ये लेटेस्ट की, अगर लास्ट 10 इयर्स की हम बात करें तो हमारे यहाँ ज़्यादा लास्ट 10 और 20 इयर्स में ये ज़्यादा हाईलाइट हुआ है मास कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये इमर्जिंग फील्ड है मास कम्युनिकेशन। ठीक है, एक रिसर्चर है, उनकी बात यहाँ पर की गई है, उन्होंने इस बात को प्रूव किया है और उनको जो है सेमिनल थिंकर कहते हैं। ठीक है, सेमिनल थिंकर वो एक तरीके से एक रिसर्चर है। तो जो ये जो रिसर्चर है उन्होंने बताया वॉज इंटरेस्टेड इन एक्सप्लोरिंग द पोटेंशियल ऑफ न्यू डेवलप्ड सोशल। उनका इंटरेस्ट था, जो ये लेजा फील्ड है इनका इंटरेस्ट था सोशल डेवलपमेंट में। ठीक है, यानी कि सोशल का मतलब होता है लोगों से जुड़ना, उनके डेवलपमेंट में।
तो यहाँ पर बात आती है कि साइंस का जो मेथड है, साइंस का मेथड सच है, जैसे कि सर्वे हो गया, ठीक है, फील्ड एक्सपेरिमेंट हो गया, इन चीजों को उन्होंने समझा और फिर सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात करी। फिर उनका बाद में क्या हुआ, ही कंबाइंड इन एकेडमिक ट्रेनिंग हाई लेवल ऑफ एंटरप्रेन्योरियल स्किल। उन्होंने जो एंटरप्रेन्योरियल स्किल को है इसके साथ में कंबाइन किया, यानी कि लोगों से जुड़ना, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना, इसमें इनका इंटरेस्ट था और इन्होंने एंटरप्रेन्योरियल लेवल को, स्किल को उसके साथ में अटैच किया। ठीक है, विद इन अ फ्यू ईयर्स अराइविंग द यूनाइटेड स्टेट he had established a very active successful social research center। उन्होंने एक सोशल रिसर्च सेंटर जो है एस्टैब्लिश किया, उसका नाम क्या था, द ब्यूरो फॉर सोशल रिसर्च एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी, द ब्यूरो फॉर अप्लाइड सोशल रिसर्च एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी। अब आगे की बात, जो भी उनका जो रिसर्च था, जो भी उनकी फाइंडिंग्स थी, जो भी चीजें थी, तो उनकी जो कंक्लूजन उन्होंने निकाला, उन्होंने बताया अपने सर्वे का, द कंक्लूजन फ्रॉम द सर्वे रिसर्च कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर असम्पशन दैट मास मीडिया कैन नॉट डायरेक्टली चेंज मोस्ट ऑफ द पीपल स्ट्रांगली हेल्ड एटीट्यूड और ओपिनियन। कह रहा है कि जो मास मीडिया है, यानी कि मास मीडिया के थ्रू जो हमारा कम्युनिकेशन होता है, उसको उसके थ्रू हम स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि डायरेक्टली हम उससे चीजों को नहीं बदल सकते हैं, लोगों के थिंकिंग प्रोसेस को, चीजों को हम नहीं बदल सकते, ऐसा इनका कंक्लूजन था। ठीक है, ये पॉइंट नोट डाउन करने वाली है कि इनका कंक्लूजन क्या था। बाद में क्या हुआ कि दो लेजार्ड फील्ड ने बताया कि अदर नेवर रिलेटेड दिस थ्योरी, मतलब कि उन्होंने आगे जो है इस थ्योरी के बारे में और एक्सप्लेन नहीं किया और इसलिए इस थ्योरी को क्या कहते हैं, इट इज नाउ रेफर टू एज लिमिटेड इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ये बात भी ध्यान में रखनी है आपको। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि द इमर्जिंग फील्ड ऑफ मास कम्युनिकेशन, जो ये पॉल लेजार्ड फील्ड है, उन्होंने प्रूव किया, सेमिनल थिंकर जिनको कि कहते हैं, उन्होंने क्या बात प्रूव की, उन्होंने प्रूव किया फॉर एक्सप्लोरिंग द पोटेंशियल ऑफ सोशल साइंस मेथड, ओके, फॉर प्रोवाइडिंग द ट्रेनिंग ऑफ हाई लेवल एंटरप्रेन्योरियल स्किल। क्या उन्होंने एंटरप्रेन्योरियल, उद्यमी के लिए काम किया था? नहीं, उन्होंने तो जो सोशल कनेक्टिविटी है उसके लिए काम किया था ना। नेक्स्ट है यहाँ पे फॉर रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम। तो उन्होंने अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम को रेज नहीं किया था, वहां पे उन्होंने एक चीज को स्टैब्लिश किया था जहाँ पे कम्युनिकेशन की बात थी, जो कि यहाँ पर बताया ना कि एक ब्यूरो फॉर अप्लाइड सोशल रिसर्च, इसकी बात यहाँ पर लेके आए थे, इस फील्ड को लेके आए थे। फॉर मेकिंग द अजम्पशन दैट मीडिया हैव लिमिटेड डायरेक्ट इफेक्ट। हाँ, उनका अजम्पशन, उनका जो अजम्पशन या उनकी जो थ्योरी थी, जो कंक्लूजन था, वो यही था कि जो मीडिया का जो इफेक्ट है वो लिमिटेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डी होगा, सी और बी नहीं होंगे और ए होगा। सो ए और डी ऑप्शन आपका 4 में मिलता है, 4 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका 4th क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है, फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई द साइकोलॉजिकल बैरियर इन द कम्युनिकेशन। तो बैरियर में जो कम्युनिकेशन है, जैसे कि अगर कम्युनिकेशन कैसे हम कर सकते हैं, सबसे पहले तो ये समझिए कि हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर सकते हैं, फोन कॉल के थ्रू कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू, लेटर के थ्रू, मतलब बहुत सारे तरीके हैं। तो ये हुआ कम्युनिकेशन करने का तरीका। अब ये जो भी हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इसमें कहाँ पे बैरियर आ सकते हैं। बैरियर का मतलब हो गया रुकावट। ठीक है, यानी कि जो मैं कह रही हूँ वो बात आप तक सही ना पहुंच पाए। ठीक है, तो उसके कई सारे कारण हो सकते हैं। तो वो जो बैरियर है उसको जितने भी तरह के बैरियर हैं उसको क्लासीफाई किया जाए तो वो हो सकता है एक लैंग्वेज बैरियर, कल्चरल बैरियर, फिजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, टेक्नोलॉजिकल और ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। मतलब कई तरह के बैरियर हो सकते हैं ना, जिस टाइप का बैरियर आ रहा है उसको एक नाम दे दिया जाए, सिंपल ऐसी बात है। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बैरियर को समझे तो 2 ही तरीके का बैरियर होता है। एक तो हो गया कि फिजिकल बैरियर, दूसरा हो गया साइकोलॉजिकल बैरियर। ठीक है,
अब फिजिकल बैरियर क्या है? फिजिकल बैरियर वो बैरियर, जैसे कि अगर मैं ये जो वीडियो जो रिकॉर्ड कर रही हूँ, अगर इसमें नॉइस आ जाए तो ये क्या हो गया? ये फिजिकल बैरियर हो गया। वॉल्यूम बहुत कम है तो भी एक बैरियर हो गया। अगर आप सुन नहीं पा रहे हैं, जैसे कि अगर आपने जो है जो हेडफोन वगैरह यूज कर रहे हो उसमें क्लियर वॉइस नहीं आपकी आ रही है, या जो मैं माइक यूज कर रही हूँ वो प्रॉपर नहीं है, जैसे कि जो फिजिकल है जिसको हम टच कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, समझ सकते हैं, वो है आपका फिजिकल बैरियर, ठीक है। साइकोलॉजिकल जो कि मेंटल लेवल पे है, जैसे कि अगर मैं पढ़ा रही हूँ और आप इस लेक्चर को देख रहे हैं लेकिन आप सोच कुछ और रहे हैं उस टाइम पे, ठीक है, तो वहां भी क्या हो गया? साइकोलॉजिकल बैरियर हो गया, जिसको मतलब केवल हमारा दिमाग समझ सकता है या हम खुद समझ सकते हैं, लेकिन उसको मतलब दूसरा हर पर्सन टू पर्सन जो चेंज है, ठीक है, वो साइकोलॉजिकल बैरियर हो गया। तो तो अब यहाँ पर कह रहा है कि साइकोलॉजिकल यानी कि जो माइंड से रिलेटेड होगा जो बैरियर, वो हमारा साइकोलॉजिकल बैरियर होगा। अब यहाँ पर है नॉइस, इनविजिबिलिटी, प्रिजुडाइज, डिसइंटरेस्ट और इंटेंशन। तो नॉइस, नॉइस क्या हो गया? ये तो फिजिकल बैरियर हो गया। जैसे कि नॉइस आ रही है, जहां आप बैठे हैं, जहां पढ़ रहे हैं, वहां अगर नॉइस है तो ये फिजिकल बैरियर हो गया। इनविजिबिलिटी, ये जो स्लाइड है ये आपको क्लियरली दिख ही नहीं रही है। जैसे कि अगर आप मोबाइल में देखें तो बिल्कुल जो डेटा है आप बहुत ही कम उस पर कर दें, जैसे 144 पे अगर कर दें तो जो भी चीज है, जो लेटर्स हैं वो दिखेंगे ही नहीं, तो इनविजिबल हो गया। तो ये भी क्या हो गया? ये भी आपका फिजिकल बैरियर का हिस्सा हो गया, ठीक है। प्रीजुडाइज, प्रीजुडाइज मतलब पहले से ही जजमेंटल हो जाना। प्रीजुडाइज कोई चीज सामने आए, जैसे कि किसी टीचर के लिए अगर आपका बहुत ज्यादा अफेक्शन है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं इस टीचर से अगर मैं पढ़ूंगी तो मुझे ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा, तो आप पहले से ही प्रिजुडाइज हो गए, तो वहां पे क्या आएगा? वो आपका साइकोलॉजिकल बैरियर हो गया, ठीक है। कि किसी एग्जाम में जा रहे हैं तो ये सपोज सपोज कर लें कि अगर आईएएस का एग्जाम देंगे तो उसको क्लियर करना बहुत डिफिकल्ट ही होता है, तो ये प्रिजुडाइज हो गया कि पहले प्री अजम्पशंस कर लेना, उस चीज को देखने समझने बिना पहले ही अजम्पशन कर लेना, दैट इज प्रिजुडाइज, जो कि हमारे मेंटल लेवल पे होती है। तो ये आपकी है साइकोलॉजिकल बैरियर, ठीक है। डिसइंटरेस्ट, किसी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, लेट्स सपोज इज योगा या फिर जिमिंग, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, कोई उसकी कितनी भी बात कर ले, क्रिकेट की मैं यहाँ पे कितनी बात करूँ, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा तो आप नहीं सुनोगे, नहीं समझ, वो समझ में नहीं आएगा आपके, ठीक है। तो ये भी आपका साइकोलॉजिकल बैरियर होगा कि इसमें इंटरेस्ट नहीं है। और वहीं अगर मैं किसी अच्छी स्टोरी, कोई मूवी की कोई कहानी या कोई अच्छे से कोई क्लिप आपको दिखा रही हूँ तो उसमें एकदम से इंटरेस्ट आ जाएगा, चीजें समझ में आने लग जाएंगी, तो वो क्या होगा? वो इंटरेस्ट की बात हो गई। वो क्या है? आपके साइकोलॉजिकल, जो कि आपके माइंड को रीड कर रहा है, आपके माइंड को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। इंटेंशन, इंटेंशन का मतलब किसी काम को करने का इंटेंशन क्या है, ठीक है, तो इंटेंशन भी आपके जो है साइकोलॉजिकल को अफेक्ट करता है, ठीक है। सो सी, डी और ई, सी डी ई आपके साइकोलॉजिकल को अफेक्ट करता है, और आंसर यहाँ पर सी डी ई यानी कि थर्ड वाला हो जाएगा, ठीक है। सो द आंसर इज थर्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है कि अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर कहता है कि इन कम्युनिकेशन अ श्रग ऑफ शोल्डर इंडिकेट्स, ये क्या है? जैसे कि जो कम्युनिकेशन है ना वो दो तरीके से हो सकता है। एक तो हम वर्ड्स के माध्यम से कर रहे हैं, जैसे कि मैं अगर आपको पढ़ा रही हूँ तो ये आपका जो कम्युनिकेशन है ये क्या हो गया? थ्रू दी वर्ड, जो कि वर्बल कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। बट कुछ चीजें आप देखो कि मैं अपने हैंड्स को भी मूव कर रही हूँ, ये क्या है? ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, इसमें कोई शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझ रहे हो ना, उस चीज को देख के कुछ इंटरप्रेट आप कर रहे हो, वो क्या है? जो वहां पे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। अब ये जो जहां पे शब्द नहीं है, जहां पे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, ये काफी तरीके से हो सकता है, जैसे बॉडी के जेस्चर से हो सकता है, आई के मूवमेंट से हो सकता है, हम कैसे चल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कैसे खड़े हैं, मतलब ये सारी चीजें आपके
कम्युनिकेशन के नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक दो चीज आपको समझनी है। एक तो ये जो फर्स्ट वाला है, इसको अगर मैं देखूं तो यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से मूव कर रहा है। ठीक है, ये क्या बताना चाहता है, ये कहता है हैव यू एवर बीन टोल्ड टू सिट विद योर शोल्डर बैक। ठीक है, अपने मतलब शोल्डर्स को बैक करके अगर बैठते हैं तो इसका मतलब क्या कहता है, इसका मतलब ये होता है दिस इंडिकेट द स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट पोस्चर। ये स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट, अगर हम अपने शोल्डर को बैक साइड में रखते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट शोल्डर को पोस्चर को शो करता है। ठीक है, सेम उसी तरीके से अगर आपके ये शोल्डर झुके हुए हैं ऐसे करके, मतलब ऐसे करके आगे की तरफ अगर झुके हुए हैं तो वो एक अंदर से जो डर है या इंपीरियर वाली चीज को शो करता है, या आप कॉन्फिडेंट नहीं है दूसरे के सामने, या किसी तरह का कोई डर है या इंपीरियर है, इस तरह की बात को शो करता है। ठीक है, पीपल इन दी मिलिट्री वगैरह में जो है इस तरीके का उनको श्योर मतलब ऐसे ही उनको मेंटेन करना होता है। नाउ नेक्स्ट जो दूसरा यहाँ पर पॉइंट है, इसमें क्या है, जैसे ये देखिए ये शोल्डर को अपनी इस तरह से मूव करता है। ठीक है, शोल्डर को अपनी इस तरह से मूव कर रहा है, इसका क्या मतलब है, इट मीन्स यू माइट हैव अ जेस्चर व्हेन समबडी शोल्डर्स टीन्स टू स्टेप ऑन सम स्ट्रेस। देखिए जो ऐसे करते हैं ना अपने शोल्डर को, वो कब करते हैं, जैसे कि बहुत टाइम से एक पोजीशन में बैठे बैठे स्टिफ हो जाना, बॉडी बिल्कुल स्टिफ हो गई, तो ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, तो इससे क्या होगा कि थोड़ा सा मतलब जो है स्ट्रेस रिलीज करना या जो स्टिफनेस है उसको कम करना। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, जो इस पिक्चर में जो दिखाया गया है, जो इस वीडियो में, वो उस बात को मतलब एक एंग्री चीज को शो करता है कि हाँ मतलब देखता हूं मैं ऐसे करके। ऑन द अदर वर्ड दिस माइट हैव द एग्रेसिव क्यू, ये एग्रेसिव क्यू देता है सामने वाले को या सामने वाली टीम को। एंग्री और कॉम्पिटिटिव इंडिविजुअल यूज एज दी बैटल रेडी, मतलब लड़ने के लिए तैयार है, जंग के लिए तैयार है। ठीक है, सो ये चीज है, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि अभी तो ये श्रग पूछा है यहाँ पर ये पूछा है कि श्रग ऑफ शोल्डर पूछा हुआ है, तो मे बी डिफरेंट वर्ड पूछ ले, तो ध्यान में रखना है कि अगर शोल्डर बैक है तो कॉन्फिडेंट रहना है, और अगर ये वाला है तो इसमें क्या करना है कि वो एंग्रीनेस भी हो सकती है और स्टिफनेस को रिलीज करने के लिए भी हो सकता है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन था कि श्रग योर शोल्डर, जैसे छोटे बच्चों से पूछो ना कि मम्मी कहाँ है बेटा, तो वो ऐसे कर देते हैं अपना शोल्डर, मुझे क्या पता, देख लो कहीं होंगी। ठीक है, तो ये क्या बता रहे हैं कि मुझे नहीं पता, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, व्हाट यू वांट टू से। ठीक है, द क्विक शोल्डर श्रग इज द फास्ट अप एंड डाउन मोशन, इट इज अ ग्रेविटी डिफाइन दैट सिग्नल समबडी नॉट रियली, मतलब तुम्हें पता नहीं है, डजंट नो कि तुम क्या हो, किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये चीजें हैं। तो अब इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि जो श्रग ऑफ शोल्डर है उसका क्या मतलब है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑनेस्टी, इंटरेस्ट या इनडिफरेंस। तो इसमें क्या बताता है कि भाई तुमने जो भी पूछा मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना पॉजिटिव ना निगेटिव, मतलब इनडिफरेंट आंसर, भाई मुझे क्या पता, देख लो जहां पे भी मिल जाए सर्च कर लो। ठीक है, तो इनडिफरेंट होके आंसर देना, श्रग योर शोल्डर, ये चीज है, तो इसका आंसर यहाँ पे फोर्थ वाला हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये वाला चीज अभी आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, सिक्स क्वेश्चन कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रैटेजी टू ओवरकम दी कम्युनिकेशन बैरियर। जैसे कम्युनिकेशन होता है तो मैंने बताया कि अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ, फिजिकली बात कर रहे फेस टू फेस, या हम किसी मीडियम के थ्रू बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, बैरियर आ सकता है ना। बैरियर का मतलब है कि जो मैं बोल रही हूँ एज इट इज वो आप तक बात ना पहुंच पाए, या वो आप वो चीज ना समझ पाए जो भी मैं समझाना चाहती हूँ। तो इट मीन्स कि वहां पे क्या आ गया, बैरियर आ गया। अब इस बैरियर को कैसे कम किया जाए, ठीक है, सेटिंग ऑफ ग्राउंड रूल, एग्रेशन, एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोविजन और यूज ऑफ जार्गन। तो समझते हैं, देखिए बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी ओवरकम बाय, किस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि जिस भी समय हम बात कर रहे हो वो टाइम कैसा है, वो प्लेस कैसा है, वेदर कंडीशन कैसी है, ये चीज हो सकती है।
दूसरी बात है कि जो भी हम लैंग्वेज यूज करें कम्युनिकेट करते वक्त, उस लैंग्वेज का हमें ध्यान रखना है कि जिस भी पर्सन से हम बात कर रहे हैं उसको वो लैंग्वेज आती हो या समझ आती हो। ठीक है। तीसरी बात यहाँ पे कह रहा है कम्युनिकेट, जब भी हम बात करें तो एक टाइम पर एक चीज के बारे में बात करें। ठीक है। अगर जैसे देखो अभी भी क्या है कि मैं आपके साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ, तो इसमें क्या है कि मैं सब्जेक्ट वाइज कर रही हूँ, जिससे कि मतलब जो भी बताया जाए उसको और क्लैरिटी आए। ठीक है। तो एक टाइम पे एक चीज के बारे में बात करो। नेक्स्ट है रिस्पेक्टिंग द पीपल, मतलब जैसे जब कम्युनिकेट करो ना तो रिस्पेक्ट दो। ठीक है। इससे क्या होगा कि सामने वाला जो है डिफेंसिव नहीं होगा या सामने वाला एग्रेसिव नहीं होगा, आपकी बात भी वो ध्यान से सुनेगा। ठीक है। तो ये बात भी है। फिफ्थ क्या कहता है, चेकिंग दैट पर्सन हैज अंडरस्टूड करेक्टली। जब भी कम्युनिकेशन में जो बैरियर है उसको कम मतलब रिड्यूस करने के लिए या खत्म करने के लिए ये बात जानना बहुत जरूरी है कि सामने वाले को जो मैंने जो बताया क्या वही उसके समझ में आया है या कुछ और समझ में आ गया है, ये जानना भी जरूरी है। तो अंडरस्टूड योर करेक्टली कि चेक करो कि जो बताया गया है वो क्लियरली समझ में आया है कि नहीं। तो उसको चेक करके हम बैरियर को कम कर सकते हैं। इसीलिए तो मैं आपसे कहती हूँ कि फीडबैक जरूर प्रोवाइड करो, जिससे कि मुझे ये पता चले कि जो बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ एक्चुअल में आप वही बात समझ पाए हैं, आप तक वही चीज समझ पहुंच पाई है या कुछ और पहुंच गया है। ठीक है। नेक्स्ट है जो कि 6 पॉइंट है, हम और कैसे कर सकते हैं कि डिस्ट्रैक्शन को अगर हटा दिया जाए। आप कहीं पर बैठे हैं बात कर रहे हैं, तो जैसे अगर आप देखो कि बहुत ज्यादा म्यूजिक चल रहा है बहुत तेज साउंड में, डिस्को में बैठ जाओ तो डिस्को में बैठ के कोई बात नहीं कर सकता है। ठीक है। तो वहां पे क्या है, डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अगर कोई इंपॉर्टेंट बात करनी हो, आप देखो ना ऑफिस की मीटिंग वगैरह कुछ होती है तो प्रॉपर जो है उसके लिए होटल वगैरह पे सेटलमेंट होता है कि वहां पे प्रॉपर बैठ के मीटिंग होगी, जिससे कि डिस्ट्रैक्शन को हम रिड्यूस कर सकें, बाहर की जो नॉइस है उसको खत्म कर सकें। इन चीजों के लिए होता है। 7th पॉइंट क्या है, एक्नॉलेजिंग एनी इमोशन रिस्पॉन्स दैट पर्सन हैज टू व्हाट यू हैव सेड। मतलब कोई भी इमोशनल रिस्पॉन्स है तो आप उसको भी एक्नॉलेज करो, एक्सेप्ट करो। ठीक है। तो ये चीजें अगर हम देखेंगे तो हम इस तरीके से अपने कम्युनिकेशन में आने वाले बैरियर को कम कर सकते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि इनमें से कौन सी स्ट्रैटेजी लगाई जाए जिससे कि हम कम्युनिकेशन के बैरियर को कम कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक वर्ड है एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोविजन। क्या हम एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करके ये कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन का बैरियर खत्म हो गया है? नहीं, कम्युनिकेशन में बैरियर तो कहीं पे भी आ सकता है ना। इंटरनेट प्रॉपर नहीं है, कम्युनिकेशन में बैरियर आ जाएगा। ठीक है। और टेक्नोलॉजी का अगर हम यूज भी कर रहे हैं प्रॉपर, बट जो जो कॉन्टेक्स्ट है या जो फीलिंग है, मतलब वो चीजें अगर आ गई बीच में, कॉन्टेक्स्ट है वो नहीं आया, कुछ और डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में चली गई बात, तो भी बैरियर आ जाएगा। ठीक है। और एग्रेशन में तो कम्युनिकेशन और गड़बड़ हो जाती है ना। गुस्से में क्या कहते हैं, नहीं गुस्से में तो बात बिगड़ जाती है, तो एग्रेशन में तो कम्युनिकेशन और खराब हो जाएगा। ठीक है। 3rd पॉइंट है यूज ऑफ जार्गन्स। जार्गन्स क्या होते हैं? जार्गन्स का मतलब ये है कि किसी एक के लिए सेम शब्द का मीनिंग कुछ और है और वही दूसरे के लिए सेम शब्द का मीनिंग कुछ और है। ये मैंने एक सिंपल यहाँ पे वर्ड लिया है जीन्स और जीन्स। ठीक है। मतलब ये एक सिंपल सा वर्ड है, बट जार्गन्स का और डीप में और भी मतलब होता है। स्पेशल और टेक्निकल वर्ड्स that are used to particular group of people in particular profession that other people do not understand। तो वो कुछ और ही समझ रहा है, जो कह रहा है वो कुछ और ही समझ रहा है। दोनों ही अपने अपनी जगह पे सही है, लेकिन दोनों का जो मतलब कह सकते हैं लैंग्वेज बैरियर है, किसी और के लैंग्वेज में या किसी और के कल्चर में उस सेम शब्द की मीनिंग कुछ और है, तो वो क्या हो गया, जार्गन्स हो गए। ठीक है। तो जार्गन्स में कम्युनिकेशन बैरियर इंक्रीज होता है, ना कि घटता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, सेटिंग द ग्राउंड रूल। जब भी आप कम्युनिकेट करें तो एक ग्राउंड रूल अगर हम बना लें कि हाँ ठीक है, जिस
जिस वे में, जिस कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कहना चाह रही हूँ ये, और एक टाइम फिक्स है, एक एनवायरनमेंट फिक्स है। तो इस तरह का अगर आप ग्राउंड रूल बना लेंगे तो कम्युनिकेशन के बैरियर को हम कम कर सकते हैं, ठीक है, या फिर खत्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है, जो फर्स्ट वाला पॉइंट है वो मोस्ट एप्रोप्रिएट है, तो इसलिए इसका आंसर जो है फर्स्ट वाला हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जो कि 7th क्वेश्चन, इसमें क्या है, द कम्युनिकेशन बिटवीन दी टू पर्सन थ्रू लेटर इज एन इंस्टेंस, मतलब दो लोगों के बीच में लेटर्स के थ्रू जो है कम्युनिकेशन हो रहा है, तो वो किस टाइप का कम्युनिकेशन है। तो देखिए, कम्युनिकेशन को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो हो गया वर्बल कम्युनिकेशन, एक हो गया नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल जहां पर शब्द होंगे, ठीक है, यानी कि शब्द अब कैसे हो सकते हैं, जैसे कि मैं बोल करके बता रही हूँ, और ये जो स्लाइड्स में जो भी कुछ लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है और जो बोल के बता रही हूँ, ये सभी चीजें क्या हो गई, वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल क्या हो गया, ये जो मैं एक्शन कर रही हूँ ये क्या है, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। बॉडी के पोस्चर से जो चीज समझ में आ रही है वो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल में दोनों ही चीजें आएंगी, रिटन भी हो सकता है और नॉन रिटन भी हो सकता है, बट शब्दों का प्रयोग होगा तो वो वर्बल है। यहां पर शब्दों का प्रयोग नहीं है तो वो नॉन वर्बल हो गया, ठीक है। अब कम्युनिकेशन में दो चीजें और हैं जहां पर बात होती है इंट्रापर्सनल की, और एक बात होती है इंटरपर्सनल की। तो इसको समझ लेते हैं। इंट्रापर्सनल, इंट्रा, जब भी वर्ड इंट्रा आए तो विद इन पे ध्यान रखना है। इंट्रा का मतलब होता है विद इन, ठीक है। इंट्रा स्टेट जीएसटी होता है ना, इंट्रा स्टेट जीएसटी, इंटर स्टेट जीएसटी। तो इंट्रा का मतलब विद इन। अब इंट्रापर्सनल मतलब खुद के अंदर से बातें करना, जैसे हम खुद से बातें करते हैं ना कि आज का मेरा गोल ये है, या आज का मेरा टारगेट ये है, मेरी लाइफ का गोल ये है, ये हम खुद से बातें करते हैं। अच्छा, आज मुझसे ये मिस्टेक हो गई, ये हम खुद से बात कर रहे होते हैं ना। या फिर हम सोचते हैं कि नहीं, जैसे मेरी बॉडी को सिग्नल मिल रहा है कि मुझे इस जगह पे पेन हो रहा है, तो ये सब क्या है, ये हमारी सेल्फ टॉक है। इंट्रापर्सनल, हम खुद से बात कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर क्या है, इंटरपर्सनल, जब हम किसी और से, अपनी मम्मी से, अपने सिस्टर ब्रदर सिबलिंग्स कजन्स फ्रेंड्स किसी भी और से बात कर रहे हैं तो वो हो गया इंटरपर्सनल। अपने अलावा हम किसी से भी बात करें तो वो हो गया इंटरपर्सनल, ठीक है। अब क्वेश्चन है यहाँ पर कि दो लोगों के बीच में लेटर्स के थ्रू बात होती है। अब दो लोगों के बीच में है तो वहां पे क्या होगा, इंटरपर्सनल होगा, ठीक है। और लेटर्स के थ्रू बात हो रही है तो कैसा होगा, वर्बल, जहां पे शब्द आएंगे तो वर्बल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे चेक कर ले, यहाँ पे क्या है, इंट्रापर्सनल है, नॉन वर्बल है, ये नहीं होगा। यहाँ पे है इंटरपर्सनल, ठीक है, दो लोग तो हो गए, और वर्बल कम्युनिकेशन, और वर्बल भी है, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। सो थर्ड इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 8th क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्म न्यू मीडिया। इनमें से कौन सा जो है न्यू मीडिया है, तो न्यूज़पेपर, टीवी, रेडियो, इंस्टाग्राम। तो आई थिंक ये क्वेश्चन का आंसर मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि न्यू मीडिया क्या है, इंस्टाग्राम, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 8th क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। इसमें असर्शन दिया हुआ है, बोलता है कि क्लासरूम कम्युनिकेशन, क्लासरूम का एनवायरमेंट है, वहां पे कम्युनिकेशन हो रहा है, और सॉक्रेटिक क्वेश्चन इज द वन ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रैटेजी टू प्रमोट द अंडरस्टैंडिंग। सॉक्रेटिक क्वेश्चन, जो सॉक्रेट है ना, एक बहुत बड़े थिंकर, एक फिलोसोफर हुए हैं, तो जो सॉक्रेट के तरीके का, जो क्वेश्चन करने का जो तरीका है, वो एक अच्छी स्ट्रैटेजी है अंडरस्टैंडिंग की।
तो सोक्रेटिक तरीका क्या है, जैसे सोक्रेटिक ने बताया था कि प्रोबिंग और क्वेश्चनिंग एक अच्छा तरीका होता है अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये ग्रीक फिलोसोफर हुए हैं। बिलीव दैट डिसिप्लिन प्रैक्टिस थ्रू आउट द क्वेश्चनिंग इनेबल द स्टूडेंट टू एग्जामिन आइडिया लॉजिकली एंड डिटरमाइन द वैलिडिटी ऑफ दोज आइडियाज। बेसिकली इन्होंने क्या बताया था कि क्लैरिफिकेशन पे बात की थी, ठीक है, प्रोबिंग पे बात की थी कि किस तरीके से बच्चों को अच्छे से समझाया जा सकता है क्वेश्चनिंग के थ्रू, इन सब चीज़ों के थ्रू। तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की बात जो है सॉक्रेट्स ने की थी। ये असर्शन बिल्कुल ठीक कह रहा है, कोई गलत बात नहीं है। नेक्स्ट रीजन क्या कहता है कि फीडबैक थ्रू स्टूडेंट इवैल्यूएशन ऑफ टीचर। जैसे कि अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ क्लास में, मैं पढ़ा रही हूँ, कुछ क्वेश्चन पूछा या मैंने यही पूछ लिया कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं, तो बच्चों ने सर हिला दिया या फिर एक फेस पे मतलब एक स्माइल आ गई या हाँ ठीक है अंडरस्टैंड हो गया, उनके फेस के जो हाव भाव है उनसे ये चीज़ें पता चल जाती हैं, तो वो क्या हुआ, वो एक फीडबैक हो गया। तो ये चीज़ें समझ में आ गई कि हाँ बच्चे को ये बात आ गई या नहीं आई, टीचर तक ये चीज़ें, ये मैसेज पहुंच गया। तो जो रीजन दिया हुआ है यहाँ पर क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन की बात कर रहा है, जबकि जो असर्शन है उसमें अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए एक थ्योरी बताई है यहाँ पर, और यहाँ पर क्लासरूम के कम्युनिकेशन की बात कर रहा है कि हम कम्युनिकेशन कैसे इन्हांस करें। हम फीडबैक के थ्रू कम्युनिकेशन इन्हांस कर सकते हैं, बट इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि कम्युनिकेशन इन्हांस होगा तो ही अंडरस्टैंडिंग बनेगी। मतलब आप समझ रहे हैं कि असर्शन ये कहता है कि अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए हम सॉक्रेट्स की थ्योरी को अप्लाई करें। ठीक है, ये असर्शन है। रीजन कहता है क्योंकि इससे क्लासरूम का कम्युनिकेशन इन्हांस होगा। यहाँ पे कम्युनिकेशन इन्हांस करने की बात कह रहा है, जबकि रीजन क्या होना चाहिए, क्योंकि इससे जो डिटेल नॉलेज है वो एक्सप्लोर होगी, बच्चों को क्या समझ में आया वो पता चलेगा, ये चीज है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये असर्शन है वो सही है, बट जो रीजन है वो भी सही है, लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि यहाँ पर बात अंडरस्टैंडिंग से हो रही है और यहाँ पर बात कम्युनिकेशन से हो रही है, तो इसलिए इसका आंसर जो है सेकंड वाला होगा। ठीक है, नाउ 9th क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, in describe the element of communication, a person or an event which provide verbal or non-verbal use, which means can use to which someone can respond is known as। तो यहाँ पर आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। 8 एसेंशियल कंपोनेंट होते हैं कम्युनिकेशन के। ठीक है, कौन कौन से? सोर्स, मैसेज, चैनल, रिसीवर, फीडबैक, एनवायरनमेंट, कॉन्टेक्स्ट और इंटरफेरेंस। तो सोर्स क्या है? जैसे कि अगर आप देखें तो ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है, यानी कि जो मैं ये पढ़ा रही हूँ आप तक, ये जो वीडियो जा रहा है, इसी को एग्जाम्पल लेके समझें। तो सोर्स क्या हो गया? सोर्स मैं हो गई। ठीक है, द सोर्स इनकोड द मैसेज। जो सोर्स है वो इनकोड करेगा मैसेज को, वो चूज करेगा कि उसको क्या बताना है। तो बाय चूजिंग जस्ट अ राइट ऑर्डर, एक राइट ऑर्डर, मुझे कौन से शब्दों का प्रयोग करना है, ये सारी ही चीजें डिसाइड करेगा सोर्स। ठीक है, तो आपके कम्युनिकेशन में सोर्स कौन हो गया? मैं हो गई। अब उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर मैसेज। तो मैसेज क्या हो गया कि ये सब कुछ जो यहाँ पर लिखा हुआ है, जो भी चीजें यहाँ पर हैं, द मैसेज इज स्टिमुलाइट मीनिंग प्रोड्यूस बाय द सोर्स, रिसीव और ऑडियंस। जो भी रिसीवर और जो ऑडियंस है उस तक जो भी कुछ ये मैसेज पहुंच रहा है, मतलब जो भी कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है वो सभी मैसेज है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर चैनल। चैनल का मतलब हो गया कि जिसके थ्रू ये मैसेज पहुंच रहा है। चैनल जैसे कि ये यूट्यूब क्या हो गया? एक चैनल हो गया। ठीक है, जिसके थ्रू ये मैसेज पास ऑन हो रहा है। द चैनल इज द वे विच द मैसेज ट्रेवल बिटवीन द सोर्स एंड द रिसीवर। जो ये मैसेज जो ये ट्रेवल हो रहा है सोर्स और रिसीवर के बीच में, ये यूट्यूब क्या है? ये चैनल है। ठीक है,
फीडबैक क्या होता है? जो आप मुझे फीडबैक प्रोवाइड करते हो, जैसे कमेंट लिख करके, आप अपने लाइक भेज करके मुझे बताते हो कि ये फीडबैक है। तो फीडबैक कौन देता है? जो रिस्पॉन्स, जो रिसीवर है मैसेज का, वो फीडबैक देगा किसको? सोर्स को। ठीक है, तो व्हेन यू रिस्पॉन्ड टू द सोर्स, तो वो क्या होता है? वो फीडबैक होता है। एनवायरमेंट क्या हो गया? एनवायरमेंट होता है वो एटमॉस्फेयर, वो फिजिकल एनवायरमेंट। ठीक है, फिजिकल एनवायरमेंट भी हो सकता है और साइकोलॉजिकल भी हो सकता है। जिस समय आप इस मैसेज को पढ़ रहे हैं, आपके माइंड में क्या चीज चल रही है, वो भी एनवायरमेंट को क्रिएट करता है। फिजिकली आप जहां बैठ कर पढ़ रहे हैं, वहां कितना शोर हो रहा है, वहां कितनी शांति है, ये है एनवायरमेंट, वो भी इम्पैक्ट डालते हैं मैसेज पे। नेक्स्ट है यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कही गई हो। ठीक है, द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कम्युनिकेशन इंटरैक्शन इन्वॉल्व द सेटिंग और सीन। कॉन्टेक्स्ट, जैसे ये जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कही गई हो, जिस वे में, जैसे कि कोई सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में बात कही जाएगी। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पे इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या हो गया कि इंटरफेयर का मतलब आप समझते हैं, दो लोग बात करें, ज्यादा इंटरफेयर मत करो। मतलब क्या हो गया कि दो लोग बात करें, इंटरफेयर वहां पे क्या आ रहा है? वो नॉइज आ रही है। दो लोग बात कर रहे हैं, इंटरफेयर, इंटरफेयर कोई एक्सटर्नल चीज है जो कि आ रही है, जो कि क्या है? जो कि नॉइज है। ठीक है, तो उसको नॉइज कहते हैं, इंटरफेरेंस को। तो यहाँ पर ये सभी वर्ड हो गए, समझ में आ गया कि सोर्स क्या है, मैसेज क्या है, चैनल क्या है, ये सभी वर्ड ध्यान में रखने हैं आपको। अब आता है क्वेश्चन, यहाँ पर कहता है इन डिस्क्राइबिंग द एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। हमने सारे एलिमेंट को देख लिया। ठीक है, अ पर्सन और एन इवेंट विच प्रोवाइड वर्बल और नॉन वर्बल यूज टू विच समवन कैन रिस्पॉन्ड। जहां पर वर्बल और नॉन वर्बल चीजें दोनों ही इन्वॉल्व हैं, ठीक है, विच समवन कैन रिस्पॉन्ड इज नोन एज, उसको क्या बोलेंगे? तो जो सोर्स है, तो मैं जो भी कुछ बता रही हूं वो वर्ड्स के थ्रू भी है। ठीक है, और आप मेरी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू भी समझ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है? वर्बल और नॉन वर्बल, ये दोनों ही चीजें इन्वॉल्व है। ठीक है, टू विच समवन कैन रिस्पॉन्ड, और अब आप ये जो सोर्स है, इसके बेसिस पे आप कुछ रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है? ये सोर्स हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सोर्स हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। तो मैच द फॉलोइंग में हमें किस तरह से करना है? हमें सबसे पहले क्या करना है? बेस्ट मैच ढूंढना है। तो टाइप 1, जो लिस्ट 1 है, इसमें है टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, और उसको यहाँ पर एग्जाम्पल उसका बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर फैटिक, ग्रे पॉइंट, टेक्टाइल और फीडबैक, ये 4 चीजें हैं। इधर है टच। तो देखिए, जो टेक्टाइल होता है वो टच से रिलेट करता है। ठीक है, टेक्टाइल विच इज रिलेटेड टू टच, ये ध्यान में रखना है। अगर नहीं पता है तो नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, डिकोडर बिकम इनकोडर, जैसे कि अगर मैंने मैसेज आपको बताया, ये वीडियो आपके तक पहुंचा, तो अब पहले मैंने क्या किया होगा? मैसेज को बनाया और आप तक पहुंचा। अब आप क्या करोगे? इसको डिकोड करोगे, मतलब इसको समझोगे। ठीक है, तो यहां पर आप कौन होगे? डिकोडर। अब बिकम इनकोडर, जब आप क्या करोगे? जब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखोगे तो क्या हो गए? आप इनकोडर हो गए। ठीक है, तो ये बात कह रहा है डिकोडर और इनकोडर की बात। तो जब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखते हो, उस समय आप क्या करते हो? आप अपना फीडबैक देते हो ना मुझे। सो फीडबैक इज रिलेटेड टू सेकेंड वाला ऑप्शन, जो कि डिकोडर बिकम इनकोडर हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पर इनफॉर्मल समटाइम्स र्यूमर्स। र्यूमर्स क्या होते हैं? जो कि हमारे ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन जो होता है वो र्यूमर्स होता है। ठीक है, जो अफवाहें उड़ाना, तो वो ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन होता है। और फैटिक इज रिलेटेड टू स्मॉल टॉक। ठीक है, तो सी को 1 से रिलेट करना है और डी को 2 से रिलेट करना है। ऑप्शन का आंसर तो आपका यहाँ पर आ गया कि थर्ड वाला हो जाएगा। ठीक है, ए का 4 और बी का 3। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर थर्ड होगा।
सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये 10 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं मुझे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं, अपना फीडबैक ज़रूर मुझे प्रोवाइड करें। और जैसा भी हो आप ज़रूर मुझे बताएं। और आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर मैं डेली क्विज़ेस वगैरह प्रोवाइड करती हूँ। सारे नोटिफिकेशंस भी आपको यहीं पर ही इसी चैनल पर मिल जाते हैं। और जैसा भी लगा हो वीडियो को आप लाइक करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।